Hello, good morning, students. So, we are doing first chapter of class 11th accountancy. In our previous video, we have already discussed introduction to accountancy, meaning of accounting, process and features of accounting. ठीक है? We have already discussed the 7th step of the process of accounting. Difference between bookkeeping and accounting, we have already discussed. Objective of accounting, functions of accounting. In this video, we are starting with limitation of accounting. Okay. So, first limitation is accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact. Why we are saying this? Accounting is not fully exact because some of the transactions are recorded in the books of accounts on the basis of estimation. On the basis of estimation, and estimations are always not correct. ओके देखो हमारी एसेट्स कितना यूज हुई, कितनी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, ये हम बेटा हमेशा कैसे करते हैं? एस्टिमेशन लगा के। ठीक है, तो हम उसको जब अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा सही ही होगी। ठीक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या होता है बेटा? जो पैसे हमें दूसरों से लेने हैं, ठीक है, लेकिन हमें डाउट है कि शायद वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे, शायद वो पैसे हमें ना मिले, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई 1,000 रुपये शायद हमें ना मिले। तो ये भी हमारे लिए क्या है? एस्टिमेशन। जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जरूरी नहीं है कि वो 1,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमने किस बेस पे रिकॉर्ड की बेटा? एस्टिमेशन बेस पे रिकॉर्ड की, इसीलिए इसको फुल्ली एग्जैक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसको हम एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सेकंड लिमिटेशन इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हम क्यों कह रहे हैं इसको? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उन सबको जितने में हमने उसको खरीदा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसकी आज वैल्यू क्या है उसी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। लेट हमने एक एसेट हमने परचेज करी है, ठीक है, परचेज कितने की करी? बिल्डिंग बेटा हमने बिल्डिंग परचेज करी है 10 लाख रुपए की, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया है बेटा 1 लाख रुपए का, तो 9 लाख हमारे हमारे हिसाब से क्या है? बुक वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या रिकॉर्ड किया? 9 लाख, जबकि मार्केट में वैल्यू कितनी है? 7 लाख। ठीक है, तो हमें 7 लाख से मतलब नहीं है, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमने कितने में एसेट खरीदी, उस पर कितना डेप लग गया, और अब वैल्यू हमारे हिसाब से तो भैया इतनी है, मार्केट में इसकी वैल्यू जो मर्जी हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ओके, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्यों इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट रिकॉर्ड करता है? क्योंकि हम अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, मॉनेटरी मैटर्स ओनली ही हम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी हमने क्वालिटी को कभी रिकॉर्ड नहीं किया। यानी कि मैनेजमेंट कितना इफिशिएंट है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के कितने अच्छे रिलेशन हैं, किस तरीके से कितना अच्छा काम हो रहा है, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी मैटर्स। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, व्हाट डज इट मीन? विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन द वे टू कंसील द विटल फैक्ट। ठीक है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जानबूझ के जरूरी इंफॉर्मेशन को छुपा लेना, अपनी बिजनेस की पोजीशन जानबूझ के अच्छी दिखाना या जानबूझ के खराब दिखाना, क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग। जैसे कि अगर टैक्स के पर्पज से हमें करना हो तो जानबूझ के अपनी पोजीशन थोड़ी सी खराब दिखा देंगे, क्यों? जिससे टैक्स कम देना पड़े। इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इंटरेस्टेड करवाना है तो जानबूझ के अपनी इमेज थोड़ी सी अच्छी दिखाने के लिए अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, जिससे कि हमारे ज़्यादा अच्छे लगे और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर दे। तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मीन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन ए वे टू कंसील द विटल फैक्ट। ओके, तो यहां पर ये क्या है?
ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि अगर कोई भी चीज हमने परचेज करी उसमें जो भी चेंज हो रहा है तो प्राइस लेवल चेंजेस हम नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, वही रिकॉर्ड करते हैं जितने में हमने परचेज किया या जो जितना हमें देना है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है, जो हमने जो परचेज करने के लिए पे किया, प्राइस लेवल में कितने चेंजेस मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारी बुक्स में वही सारी की सारी वैल्यूज चलती रहती हैं जो शुरू से चलती हुई आ रही है। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ branches of accounting. So there are three branch of accounting we are discussing in this chapter: financial accounting, cost accounting and management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वो है जो बेटा हम 11th में इस बार पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इवेंट, क्लासिफाई देम, समराइजिंग, ठीक है, इंटरप्रेट देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू एंड यूजर्स। यानी कि जो भी हम 11th क्लास में पढ़ने वाला था, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें हमारी किस में पढ़ रहे हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंट में। ओके, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना, बैलेंस शीट बना के, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बेटा कहाँ पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में। ओके, एक टर्म है हमारी कोस्ट अकाउंटिंग, एक ब्रांच हमारी क्या है इसकी, कोस्ट अकाउंटिंग। तो कोस्ट अकाउंटिंग इज नॉर्मली कंसर्न विद द एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटी। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट की एसरटेनमेंट, यानी कोई सामान हमें कितने का पड़ा, उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, उसके ऑपरेशन प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, हम सारी कॉस्ट का पता लगाते हैं। और उन कॉस्ट को पता लगा के एसरटेन करके उसको रिड्यूस कैसे करें, यानी कॉस्ट कम से कम कैसे हो, किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और कंट्रोल कैसे करते हैं कॉस्ट को वो करने की कोशिश करते हैं। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, हम कॉस्ट को पता लगाते हैं, उसको रिड्यूस कैसे करें, किस तरीके से बेटर वे में काम कर सकते हैं वो पता लगाते हैं, कंट्रोल कैसे करें वो पता लगाते हैं। तो दिस इज आवर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए नॉर्मली होती है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली जनरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फंड, कॉस्ट और प्रॉफिट। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मेनली मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए होता है, जो कि कॉस्ट, फंड या प्रॉफिट्स, इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं इनको कैलकुलेट करता है, इनकी एक समरी बनाता है और अपने डिसीजन लेता है। तो ये हमारे लिए क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे बी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, इंटरनल यूजर्स ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर हु आर वर्किंग इन द कंपनी, हु आर द पार्ट ऑफ द कंपनी और बिजनेस। तो इंटरनल यूजर्स कौन है, जो बिजनेस का पार्ट है, ओनर एक बिजनेस का पार्ट है ना, बिजनेस के अंदर एक ओनर होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक एम्प्लॉय होता है। तो ये तीनों हमारे लिए क्या है, बिजनेस का हमारे साथ कनेक्टेड है, बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा यूजर हुआ, इंटरनल यूजर, यानी कि जो बिजनेस के अंदर ही है। एक होता है एक्सटर्नल यूजर जो बिजनेस के बाहर है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ओनर क्यों यूज करता है इंफॉर्मेशन को, जिससे कि ये पता लगा सके कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमारे सारे अकाउंट्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन चेक क्यों करता है, क्योंकि ओनर ये देखता है कि हमारी कंपनी की इस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन क्यों क्या है। ठीक है, कितना हमारे पास है, कितना हमें दूसरों को देना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ओनर को कहाँ से मिलती है, अकाउंट से। ओके, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों यूज करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना, किसी चीज का प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोजेक्ट में करें या ना करें, ये सारे डिसीजन हमारा हम क्या देख के लेते हैं, अपने अकाउंट्स देख के लेते हैं। फिर है एम्प्लॉय या वर्कर, एम्प्लॉय या वर्कर क्यों देखना चाहते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे कि
उनका फ्यूचर है इस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, ये चेक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है या नहीं, ठीक है, ये चेक करने के लिए वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। यानी कि उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो प्रॉपरली काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा है, यानी कि प्रोविडेंट फंड उनका जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए उनका इंश्योरेंस प्रॉपरली भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा, यानी कंपनी के प्रॉफिट में से उनको बोनस दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो प्रॉफिट होगा तभी बोनस मिलेगा। प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। हमारे अकाउंट्स देख के पता चलेगा कि हमने प्रोविडेंट फंड में जमा कराया नहीं कराया पैसा, इंश्योरेंस में पैसा जमा हो रहा है नहीं हो रहा, बोनस के लिए प्रॉफिट एडुकेट है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा फ्यूचर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए नॉर्मली जो इंटरनल यूज होता है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ओके, फिर है हमारा एक्सटर्नल यूज़र, यानी कि जो कंपनी के बाहर है। कंपनी के बाहर कौन कौन है बेटा? एक तो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो क्यों यूज़ करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को? वो क्यों हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि बैंक बेटा हमें क्या देते हैं? लोन। और जब हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक विदाउट एनी सेटिस्फेक्शन हमें लोन तो देगा ही नहीं, है ना। बैंक क्या कहेगा? भैया अपने अकाउंट्स दिखाओ, मैं आपकी ग्रोथ पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझसे लोन ले तो लोगे, क्या वापस भी दे दोगे, ठीक है। तो इसलिए बैंक भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि वो भी जब हमें लोन देता है तो अपने आप को सेफ करना चाहता है कि जो ये पर्सन हमसे लोन ले रहा है, क्या ये हमारा लोन वापस करने की पोजीशन में रहेगा। तो इसलिए हमारी इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? बैंक को चाहिए। तो लोन टू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को लोन देता है, ठीक है। परफॉर्मेंस चेक करता है बिजनेस की, क्यों चेक करता है? फॉर सेफ्टी ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। ओके, नेक्स्ट है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें गुड सप्लाई करते हैं, यानी कि हमें सामान उधार देते हैं, ठीक है। देखो बिजनेस में तो ऐसा भी होता है ना, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए हम का सामान हम उधार ले लेते हैं, यानी कि जो सप्लाई करते हैं हमें गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब कि क्या होता है बेटा? उधार, ठीक है। क्रेडिटर कौन होते हैं? हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जो उधार देते हैं हमें सामान या उधार सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अब उनको हमारे अकाउंट्स क्यों देखने हैं? भाई सिंपल सी बात है, वो भी हमारे अकाउंट्स क्यों देखना चाहेंगे? जिससे कि ये पता चले कि भैया सामान ले तो रहे हैं, क्या पैसे भी दे देंगे, क्या इस पोजीशन में है कि पैसे दे देंगे, ठीक है। तो फॉर सेटिस्फाई, ठीक है, देम सेल्फ अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि इनकी गुडविल कैसी है, क्या ये सबका सामान जो ये लेते हैं उधार में क्या पैसा दे देते हैं, इनकी गुडविल कैसी है मार्केट में, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये चेक करने के लिए क्रेडिटर्स भी क्या देखते हैं? हमारे अकाउंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टर्स। जो पर्सन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो पहले ये तो देखना चाहेगा ना कि हमारी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो हम इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगाए, अगर अर्निंग कैपेसिटी अच्छी ना हुई तो पैसा डूब जाएगा ना। तो इसीलिए किस लिए इन्वेस्टर क्यों देखते हैं? टू नो अर्निंग कैपेसिटी और हाउ सेफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये चेक करने के लिए वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होते हैं बेटा? इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या लगाती है? टैक्स। कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ? हमारे अकाउंट्स की एक कॉपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करनी पड़ती है, जिससे कि पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और वो टैक्स लगा सके। रिसर्चर्स भी अपने रिसर्च वर्क के लिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। तो देयर आर 3 इंटरनल यूजर्स: ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। एंड एक्सटर्नल यूजर्स आर बैंक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, और भी हो सकते हैं हमारे, जैसे पब्लिक या कंज्यूमर भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो सकती है। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं? हमारी अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं, है ना, अपने डिसीजंस लेने के लिए। ओके, सो व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले है रिलायबिलिटी, है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं या इंटरनल यूज कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि जिसको वो देख के अपने डिसीजन ले रहे हैं एटलीस्ट वो सही हो, अनबायस्ड हो, वेरीफिएबल हो, यानी कि जो वेरीफाई हो सके कि जो भी लिखा है वो सही लिखा है, फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है, और मटेरियल एरर्स। फ्री फ्रॉम बायस, बायस का मतलब जानबूझ के उसको मैनिपुलेट ना किया गया हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस हो, ठीक है। फिर है रेलिवेंस,
यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो उस चीज से, उस कंपनी से पर्टिकुलरली जिस चीज को इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं उससे रिलेटेड हो, है ना। कोई अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देख के हम क्या करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर सके, जो रेलिवेंट हो, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी हमें मिले। तो दिस क्वालिटी शुड बी इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए जिसको देख के हम इजीली जज कर सकें कि रियली में क्या पोजीशन है, ठीक है, जिसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कंपैरेटिबिलिटी है फिर हमारा। कंपैरेटिबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से किसी अदर कंपनी से या हमारी ही कंपनी से उसको कंपेयर करके देख सकें। मान लो इस साल में प्रॉफिट हुआ 10,000 का, पिछले साल में बेटा प्रॉफिट हुआ था हमारा 8,000 का, तो कंपैरिजन करने से ही पता चलेगा कि 2,000 का प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ, या कंपैरिजन करने से ही पता चलेगा कि प्रॉफिट कहीं घट तो नहीं गया। तो दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक तो अपनी ही फर्म में यानी कि पिछले साल के रिकॉर्ड से, ठीक है, या किसी अदर फर्म से कि उससे हम कितना बेटर है। तो जब हम किसी दूसरी फर्म से कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इंटर फर्म कंपैरिजन, जब किसी और फर्म से कंपैरिजन करते हैं। जब अपनी ही फर्म से कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ओके, तो ये कंपैटिबिलिटी भी होना चाहिए, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसको हम कंपेयर भी कर सकें, ठीक है बेटा। तो ये 4 क्वालिटी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रेलिवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर है हमारा कंपैरेटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में कौन कौन से सिस्टम होते हैं बनाने के लिए। तो बेटा दो होते हैं, एक होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग ये है कि बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मान लो हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स आया और पैसे गए, दो एस्पेक्ट हैं इस ट्रांजैक्शन के, तो गुड्स आने की भी एंट्री करेंगे, पैसे जाने की भी एंट्री करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हुआ उसके जो भी एस्पेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट उसके रिकॉर्ड होंगे, यानी कि मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। सारी ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है बेटा। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड, यानी कि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सामान खरीदा तो सामान आया, पैसे गए, दोनों एस्पेक्ट को हमने रिकॉर्ड किया। तो ए से एक एस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डेबिट, एक दूसरे एस्पेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन, सारे अकाउंट्स इसमें बनाते हैं, ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल भी है हमारे लिए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या डिफरेंस है। डबल एंट्री में क्या बताया मैंने आपको, कंप्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, यानी कि ये डबल एंट्री पर बेस्ड नहीं होता। इसमें हम हर ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली वो कंपनीज करती हैं जो बहुत छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी छोटी सी कंपनी अगर होगी तो डेफिनेटली वो ऐसे नहीं होगा कि यार सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रही है। मान लो मेरी इनकम ही 1 लाख है, तो मैं 50,000 का अकाउंटेंट कहाँ अफोर्ड कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड करके रख लूंगा, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा, जो फुल्ली अकाउंटेंट जो पूरा सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जो पूरे एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करता। डबल एंट्री में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स तो ऐसी होंगी जिनके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जिनका एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जिसका कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड यहां पर नहीं होता। सम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड on double entry basis, some transactions are recorded on single entry basis and some transactions are completely ignored, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम में, यहां पर हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं, यहां पर सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही बनाते हैं, यानी कि हम सिर्फ ये देखते हैं किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सिर्फ इतना रिकॉर्ड रखते हैं, या कितना पैसा आया कितना गया, ज्यादा इतना रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सिर्फ इतना सही हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ये ज्यादा रिलायबल है, ये कम रिलायबल है, ठीक है। इसमें तो क्या है, हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं,
ठीक है, बैलेंस शीट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं प्रॉफिट चेक करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सारे अकाउंट सही है नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है इसलिए हम ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं। ओके बेटा, तो आज ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से देखें, कोई डाउट आए तो पूछें। ओके बेटा, हैव अ गुड।